अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहो बुक्स ऑनलाइन कोर्स आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। आज का सेशन हमारा जनरल सेटिंग्स पर होगा क्योंकि ये सारा मॉड्यूल हमारा बेसिकली सेटिंग्स पर चल रहा है और होपफुली आज हम जनरल सेटिंग्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो ज़ोहो बुक्स की जनरल सेटिंग्स हमें 2 सेक्शंस में मिलती है। एक सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा मॉड्यूल सेटिंग्स। तो मॉड्यूल की भी एक जनरल सेटिंग्स है, उसको भी आज हम कवर करेंगे और जो सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशंस की सेटिंग्स है, उसके अंदर भी एक जनरल का पार्ट है, वो भी आज हम कवर करेंगे। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो इस सेक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक जनरल का सेक्शन मिलता है। हम जनरल को ओपन करेंगे और इन सेटिंग्स को देखेंगे। सबसे पहले हमें मॉड्यूल्स मिलते हैं कि जो मॉड्यूल हम इनेबल करना चाह रहे हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप अपने मॉड्यूल्स को इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोटेशंस चाहिए, आप इसको इनेबल करेंगे, सेल्स ऑर्डर चाहिए, सेल्स रिसीट चाहिए, परचेज़ ऑर्डर चाहिए, टाइम ट्रैकिंग, रिटेनर और ये सब। मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप सारे इनेबल कर लें और उसके बाद जब आपका एक वर्क फ्लो चलेगा तो आप देखेंगे कौन-सा आपको रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन इनेबल करने में कोई हार्म नहीं है, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। रिकरिंग जर्नल्स हो गए, डेबिट नोट, पेमेंट लिंक्स, टास्क, सेल्फ बिल्ड इनवॉइसेस, फिक्स एसेट का मॉड्यूल है, तो इन सबको आप इनेबल कर सकते हैं। दूसरा उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रिटेनर पेमेंट्स का। रिटेनर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जो आप कस्टमर से एडवांस में रिसीव करते हैं। यानी कि अगर अभी तक आपने सर्विसेज या गुड्स डिलीवर नहीं किए और उनसे एडवांस के तौर पर आप कुछ पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो वो हमारी रिटेनर पेमेंट होती है। अब जो एडवांस में पैसे आ रहे हैं कस्टमर से, वो क्या है बेसिकली आपका लायबिलिटी है, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यू है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है कि आप किस अकाउंट में उस अमाउंट को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है अनअर्न्ड रेवेन्यू का अकाउंट। इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाइए और जाकर इसका नाम इसको रीनेम कर लें। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल रहा है। उसके बाद एडवांस इन्वेंटरी का मॉड्यूल आपको मिलता है। ऑल्दो कि इन्वेंटरी इसके अंदर मौजूद है ज़ोहो बुक्स में। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, 3 वेयरहाउसेज़ तक आप मैनेज कर रहे हैं इन्वेंटरी को और बेसिक इन्वेंटरी को इन और आउट आप कर रहे हैं, तो फिर ज़रूरत नहीं है इसको इनेबल करने की। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट्स में क्या आता है कि आइटम ग्रुप्स होने चाहिए, कि मल्टीपल आइटम्स को आप ग्रुप करना है अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है। आइटम्स के कंपोजिट्स बनाने हैं, डिफरेंट उसके वेरिएंट्स हैं एक आइटम के, पैकेजेज़ हैं, पिक लिस्ट अगर इनेबल करनी है, शिपिंग करनी है और परचेज़ रिसीव आपने करनी है बगैर बिल के और सेल्स रिटर्न है और ट्रांसफर ऑर्डर्स हैं। अगर आपने ऑप्शंस इनेबल करनी है, तो फिर आपको एडवांस इन्वेंटरी चाहिए और ये बेसिकली ऐड ऑन है, प्रीमियम के अंदर ये नहीं आता, इसके लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ता है। माय रिकमेंडेशन इज़ कि अगर आपका बेसिक है इन्वेंटरी का और 3 वेयरहाउसेज़ तक अगर आप इवन मैनेज कर रहे हैं, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट एक कैलेंडर का ऑप्शन है और यहाँ पर आपसे पूछता है कि फर्स्ट डे ऑफ योर वीक क्या है? मंडे ही होता है हमारा, तो मंडे ही है, पता नहीं संडे किसका होता है। तो यहाँ से आप इसको मंडे सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद पीडीएफ अटैचमेंट्स हैं। इसको थोड़ा-सा समझ लें कि जब भी आप कोई ईमेल करते हैं कस्टमर को, इनवॉइस ईमेल कर रहे हैं, कोटेशन ईमेल कर रहे हैं या अगर उससे पैसे रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट रिसीट ईमेल कर रहे हैं, तो वो जो आप फॉर्म क्रिएट करते हैं, जैसे कि इनवॉइस क्रिएट करते हैं, उसका एक पीडीएफ होता है, तो वो भी अगर आप अटैच करके सेंड करना चाहते हैं अपने कस्टमर को और इसी तरह कोटेशन अगर अटैच करके उसका पीडीएफ सेंड करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलती हैं। अगर आप पीडीएफ अटैच करना चाहते हैं इनवॉइस और कोड को ईमेल में, तो इसको इनेबल कर दें। अगर जो पैसे आप रिसीव कर रहे हैं कस्टमर से, उसको आप ईमेल कर रहे हैं, थैंक यू ईमेल नोटिफिकेशन भेज रहे हैं कि हमने आपकी पेमेंट रिसीव कर ली है और उसके साथ आप वो पेमेंट रिसीट जो है उसका पीडीएफ अटैच करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से इनेबल कर लें। अगर आप पीडीएफ्स को इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, बहुत सिक्योरिटी है। फिर उसके बाद हमारे पास डिस्काउंट्स का सेक्शन आता है। अब डिस्काउंट्स 2 तरह से दिए जाते हैं। एक डिस्काउंट दे दिया जाता है हर लाइन आइटम पर, मतलब एक इनवॉइस आपने बनाई या कोटेशन आपने बनाई और उसके ऊपर आपके मल्टीपल आइटम्स आ रहे हैं। नंबर 1 आपका मॉनिटर आ रहा है, नंबर 2 आपका सीपीयू आ रहा है, नंबर 3 आपका लैपटॉप आ रहा है और हर के ऊपर आप डिफरेंट डिस्काउंट देते हैं। कोई आप 5% दे रहे हैं, किसी पर आप 10% दे रहे हैं, किसी पर 15% दे रहे हैं। तो अगर डिस्काउंट का ये मॉडल है, आप इसको फॉलो करते हैं, तो फिर यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन है
एट लाइन आइटम लेवल, ये डिस्काउंट आप उसको दे देंगे। अगर ये नहीं है और आप पूरी इनवॉइस के ऊपर आप डिस्काउंट ऑफर करते हैं, तो फिर आपने दूसरा ऑप्शन देना है एट ट्रांजैक्शन लेवल। तो ये दो ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं कि एक हो गया कि हर लाइन आइटम के ऊपर डिस्काउंट है, दूसरा कि पूरी इनवॉइस है और उसके नीचे जितना टोटल बन रहा है उसके ऊपर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो ट्रांजैक्शन लेवल पर आ जाएगा। फिर मजीद इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि डिस्काउंट बिफोर सेल टैक्स या डिस्काउंट आफ्टर सेल टैक्स। यानी कि टोटल अमाउंट है 1 लाख रुपए, उसके ऊपर जीएसटी है 18% और टोटल फिर अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बन गई 1,18,000। अब डिस्काउंट आपने एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी पर देना है यानी कि 1 लाख रुपए, या फिर 1,18,000 पर जीएसटी देना है। अब ये आपकी अपनी कंपनी की पॉलिसी है। तो नॉर्मली जो फॉलो की जाती है वो डिस्काउंट बिफोर टैक्स है, कि फिर उसके बाद आपका फिर टैक्सेशन का भी अलग से कैलकुलेशन हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि डिस्काउंट बिफोर टैक्स, सेल टैक्स अप्लाई करने से पहले आप डिस्काउंट दे देते हैं, उसके बाद आप सेल टैक्स अप्लाई करते हैं। तो ये ऑप्शंस हो गई। फिर उसके बाद एडिशनल चार्जेस अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं इनवॉइस के ऊपर, तो आप एडजस्टमेंट्स ऐड कर सकते हैं। यानी कभी कभी उसको राउंड ऑफ करना होता है, 1 रुपया कम, 1 रुपया थोड़ा कम करना होता है, 50 सेंट्स, 50 पैसे, 40 पैसे का कोई एडजस्टमेंट वगैरह करनी होती है, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाती है फॉर्म्स के ऊपर कि आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद शिपिंग चार्जेस हैं, अगर आप शिपिंग चार्जेस ऐड करते होते हैं तो वो अलग से आपको मिल जाएंगे। और टैक्स ऑटोमेशन भी आपका शिपिंग चार्जेस पर मिल जाएगा कि शिपिंग चार्जेस के ऊपर आप टैक्स भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके लिए आप रेट्स भी, टैक्स रेट शिपिंग चार्जेस पर जो आपने अप्लाई करने हैं वो अलग से क्रिएट कर सकते हैं। और टैक्स के रेट कैसे क्रिएट करना है हमने लास्ट सेशन के अंदर इसको कवर किया है। फिर उसके बाद आ जाता है कि आप अपने आइटम्स को इंक्लूसिव ऑफ टैक्स सेल करते हैं या एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स सेल करते हैं। यानी कि एक ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपका 1 लाख रुपए का है। अब इस 1 लाख रुपए के अंदर ही सेल्स टैक्स है। और दूसरा क्या है कि ये प्रोडक्ट जो है 1 लाख का है, लेकिन इस पर सेल्स टैक्स अप्लाई नहीं हुआ, वो अलग से अप्लाई करना है। तो जिसके अंदर सेल्स टैक्स है, इंक्लूडेड है, 1 लाख के अंदर ही सेल्स टैक्स है, उसको इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स कहा जाएगा। और दूसरा क्या है कि इसके ऊपर आपने सेल टैक्स, यानी कि इसकी अमाउंट 1 लाख रुपए है, इसके ऊपर आप सेल टैक्स अप्लाई करेंगे। सो ये जो है, ये आपके रेट्स जो हैं वो कैसे डिफाइन हुए हैं। नॉर्मली जो रेट होता है वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है कि इसके ऊपर टैक्स नहीं डाला। अब इसका हमारे पास 50,000 का ये आइटम है, अब इसके ऊपर मैं जीएसटी अप्लाई करूँगा। तो जीएसटी अप्लाई करके फिर जितनी अमाउंट बनेगी वो टोटल अमाउंट बनेगी। तो यहाँ पर आप इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जितनी भी सेटिंग्स हैं, ये रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं आपके रेलेवेंट फॉर्म्स के ऊपर। तो दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। उसके बाद फिर राउंड ऑफ का भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप उसको टैक्स को राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, लाइन आइटम लेवल पर या ट्रांज़ैक्शन लेवल पर। तो दोनों का मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया। लाइन आइटम का मतलब है कि हर लाइन में, हर आइटम पर वो अप्लाई होगा। और दूसरा है कि ट्रांज़ैक्शन लेवल पर अप्लाई होगा। जिस तरह डिस्काउंट अप्लाई हो रहा था लाइन आइटम या ट्रांज़ैक्शन लेवल पर, इसी तरह ये आपका सेल टैक्स भी अप्लाई होगा लाइन आइटम या ट्रांजैक्शन लेवल पर। तो इसको भी आपने सिलेक्ट करना है। अब सेल्स टैक्स के अंदर नॉर्मली एक ही तरह की इनवॉइस होती है। अगर आप अलग-अलग आप क्लब करके दे रहे हैं जिसमें सर्विसेज़ भी हैं, गुड्स भी हैं, तो फिर आपके लिए जो ऑप्शन आएगा वो लाइन आइटम का आएगा। एक ही टाइप के आइटम्स को सेल कर रहे हैं जिसमें या सर्विसेज़ हैं या गुड्स हैं या जिनका रेट एक ही होता है। यानी कि 18% रेट है। आप जो भी सेल कर रहे हैं उसका रेट 18% है, तो उसके लिए आप फिर ट्रांजैक्शन लेवल को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन इट्स अप टू यू कि आप इसको क्या करना चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद एक तीसरा ऑप्शन मिलता है कि आप खुद सिलेक्ट करें। फॉर्म के ऊपर टैक्स इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव ना आए। आप सिलेक्ट करें कि इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। पहले में तो उसने लॉक कर दिया कि जो भी प्राइस आपकी होगी वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगी। तीसरी होगी कि आप इंक्लूसिव होगा या एक्सक्लूसिव होगा, तो ये ऑप्शन ठीक है। और फिर उसके बाद आपका जो भी मॉडल है सेल का, आप गुड्स सेल कर रहे हैं, सर्विसेज सेल कर रहे हैं, क्लब करके कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब राउंडिंग ऑफ का भी ऑप्शन मिल रहा है आपको, खुद मैनुअली नहीं करना, राउंड ऑफ आप कर सकते हैं। नियरेस्ट टू होल नंबर है,
जो नियरेस्ट टू इंक्रीमेंटल वैल्यू है, तो दोनों ऑप्शंस आपको मिलती हैं, तो हम इसको कर लेते होते हैं ऐड। फिर उसके बाद आता है आपका ऑप्शन सेल्स पर्सन का। अब आपकी सेल्स की टीम है और हर कोई अलग-अलग सेल कर रहा है, सेल्स पर्सन्स आपके पास हैं, सेलमैन आपने रखे हुए हैं, तो उनकी फ़ील्ड आप अलग से ऐड करना चाह रहे हैं ताकि आपको मालूम हो सके कि ये सेल किसने की है। ये जो प्रोडक्ट सेल हुआ है, ये आइटम सेल हुई है, ये इनवॉइस गई है, ये किस सेल पर्सन की थी। तो इस फ़ील्ड को आप इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। तो फिर आप इनवॉइस को टैग कर देंगे, कोटेशंस को टैग कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिलेबल बिल्स या एक्सपेंसेस। अब ये क्या है? इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो एक्सपेंसेस या वो बिल्स जो आप कस्टमर के लिए कर रहे हैं और इन फ्यूचर आपने उनको इनवॉइस करना है कस्टमर को। यानी कि आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक कस्टमर के लिए, आज मैं कुछ परचेज़ कर रहा हूँ एक कस्टमर के लिए, तो मैं उसको रिकॉर्ड करता रहूँगा अपने पास और फिर जब मैं इनवॉइस करूँगा, तो वही बिल्स और एक्सपेंसेस जो हैं मैं चार्ज कर दूँगा कस्टमर को। अब ये चार्ज जो करना है, तो इनको क्या कहा जाता है बिलेबल बिल्स या एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो इसको ट्रैक करने के लिए हमारे पास कोई अकाउंट होगा, वो आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब फिर उसके पर आपको एक और ऑप्शन मिलती है कि डिफ़ॉल्ट मार्कअप परसेंटेज, यानी कि उसका आप मार्जिन उसमें अंदर ऐड करना चाहें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट है और मैं उसके लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं उसकी फ़ीसेस वग़ैरह पे कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कोई रिसोर्स हायर कर रहा हूँ, कोई सर्विसेज़ आउटसोर्स कर रहा हूँ और उनकी अमाउंट जो तकरीबन 5 लाख बन जाती है। अब क्या मुझे 5 लाख ही उसको चार्ज करना है? यानी कि अगर मैं 5 लाख ही उसको चार्ज करूँगा तो वो मेरी रीइंबर्समेंट है। क्या मुझे उसके ऊपर एडिशनल कोई पैसे लेने हैं? तो बाय डिफ़ॉल्ट तो अगर आप कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे तो 5 लाख उसके इनवॉइस के अंदर ऐड हो जाएँगे और उसको हम इनवॉइस कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका एडिशनल भी हो, तो वो आप यहाँ पर मार्कअप परसेंटेज सेट कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर 10% कर सकते हैं। अगर आप उसको 10% चार्ज करते हैं, तो उसको कितनी इनवॉइस जाएगी? 5,50,000। इसी तरह बढ़ाते जाएँगे। अगर आप उसको 100% चार्ज कर रहे हैं कि 100% यानी कि 50% जो है वो आपके एक ट्रू एक्सपेंसेस हैं पूरे कंप्लीट और उसके बाद 50% जो है वो आपकी सर्विसेज़ हैं, तो ये 100% बन जाएगा, तो 5 लाख के एक्सपेंसेस होंगे, तो उसको इनवॉइस जाएगी 1 लाख की। तो यहाँ पर आप अपना मार्कअप परसेंटेज सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमें मिलता है प्रिंटिंग के लिए। जब आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर रहे होते हैं, तो फिर आपने देखना है कि ये प्रिंटिंग प्रेफ़रेंसेस जो हैं, हमारे पास मिलती हैं कि आपको 2 कॉपीज़ चाहिए, 3 कॉपीज़ चाहिए या 4 या 5 कॉपीज़ चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलती है। एक ओरिजिनल होती है, एक डुप्लीकेट होगी, अगर तीसरा प्रिंट करेंगे तो वो उसका कोई और नाम आप रख सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर ओरिजिनल रख सकते हैं, एक क्लाइंट कॉपी रख सकते हैं, उसके बाद थर्ड आप कोई और कॉपी रख सकते हैं। अब ये यहाँ पर आपको अब ये प्रिंटिंग प्रेफ़रेंसेस इसलिए होते हैं कि एक कॉपी एंड यूज़र डिपार्टमेंट रख लेता है, एक प्रोक्योरमेंट रख लेता है, एक अकाउंट्स रख लेता है, एक किसी और डिपार्टमेंट को चली जा सकती है, एक कस्टमर के पास जानी होती है। तो ये देखना है कि वो एक ही प्रिंट निकलता है और उसके ऊपर मल्टीपल कॉपीज़ उसकी निकलती हैं और हर कॉपी के साथ वहाँ पर मेंशन होता है कि ये कॉपी किसकी है। जैसे यहाँ पर ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट हो सकती है और अगर आप 3 कॉपीज़ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम नाम चेंज कर सकते हैं, कस्टमर का नाम चेंज कर सकते हैं। तो थर्ड कॉपी जो प्रिंट होगी, उसके ऊपर कस्टमर कॉपी लिखा होगा। तो इस तरह आप अपनी प्रिंटिंग प्रेफ़रेंसेस को भी सेटअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास वीकली समरी रिपोर्ट है। अब वीकली समरी रिपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप इसको शेड्यूल करना चाहते हैं, तो ये हर वीक जो है, ये समरी ऑटोमैटिकली सेंड हो जाएगी और ये समरी रिपोर्ट क्या है, इसका ज़रा सैंपल आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ पर आपको इनकम और एक्सपेंसेस की समरी मिल रही है, कितने इनकम है, कितने एक्सपेंसेस है, कैश फ्लो आपको दिखा रहा है कि कैश ओपनिंग कितना था, कितना आया, कितना गया, अब कितना क्लोजिंग है। उसके बाद ट्रांज़ैक्शन ओवरव्यू है, कितनी ट्रांज़ैक्शंस अनपेड इनवॉइसेज़ हैं, अनपेड बिल्स हैं, टॉप एक्सपेंसेस कौन-कौन से थे, टाइम शीट्स अगर टाइम लॉग हुआ है वो क्या क्या था।
रिसेंट एक्टिव प्रोजेक्ट कौन-कौन से हैं, अलर्ट्स आ जाती हैं, जैसे कि 10 अनकैटेगराइज्ड ट्रांज़ैक्शंस हैं, 1 रिकंसिलिएशन इन प्रोग्रेस है, तो आपको एक वीकली स्नैपशॉट मिल जाता है, तो इसको भी आप ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है पेमेंट रिटेंशन। पेमेंट रिटेंशन को भी थोड़ा समझ लें। ये जितनी भी हम यहाँ पर सेटिंग्स कर रहे हैं, ये डिटेल के अंदर हम इनके तमाम टास्क वगैरह को परफ़ॉर्म करेंगे, हम इन ट्रांज़ैक्शंस को ऐड करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, वो हम करेंगे। बट सेटिंग्स को थोड़ा-सा समझना बहुत ज़रूरी है। रिटेंशन वो अमाउंट होती है जब कस्टमर आपको पेमेंट करते हुए रिटेन कर लेता है या वेंडर आप जब उसको पेमेंट करते हैं, तो वो उसकी कुछ अमाउंट रिटेन करता है। रिटेंशन आपको लफ्ज़ से पता लग रहा होगा कि कुछ रिटेन हो रहा है। तो पैसों की बात हो रही है तो पैसे रिटेन हो रहे हैं। अब 2 तरह के सिनेरियोज़ हैं। एक कस्टमर से आपको पेमेंट आ रही है और एक पेमेंट आप वेंडर को कर रहे हैं। जब कस्टमर आपके पैसे रिटेन कर लेगा, तो ये एक रिटेंशन कहलाएगी, ठीक है? और ये रिसीवेबल रिटेंशन है। दूसरा आप अगर किसी वेंडर के पैसे रिटेन कर लेते हैं तो क्या होगा ये पेएबल रिटेंशन होगी, यानी कि बाद में आपने उसको पे करना है। अब रिटेंशंस क्यों होती हैं? ये हर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं इसके। कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ अमाउंट रिटेन कर ली जाती है परफॉर्मेंस के नाम पर, कि आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे, आपने जो हमें सर्विसेज़ प्रोवाइड की हैं, वो अप टू मार्क हैं, एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसके लिए एक पीरियड डिफाइन हो जाता है, यानी कि ये पेमेंट आपको 3, 4, 5 साल के बाद होनी है। कोई डिफरेंट और रिटेंशंस होती हैं, बैंक गारंटी होती है, इसके अलावा परफॉर्मेंस गारंटी दी जाती है। तो इस तरह की रिटेंशंस जहाँ पर आप कस्टमर आपका पैसा रोक रहा है और वो बाद में रिलीज़ करेगा या आप किसी वेंडर के पैसे रोक रहे हैं और आप बाद में रिलीज़ करेंगे, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है और यहाँ पर इसको आप इनेबल करके यहाँ पर उस रिटेंशन का नाम देंगे, उसका रेट देंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अगर वो रिसीवेबल रिटेंशन है, तो उस रिसीवेबल रिटेंशन का अकाउंट तो जनरल सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हमने कवर कर लिया। अब हम चलते हैं मॉड्यूल सेटिंग्स की तरफ, जहाँ पर जनरल में हमें कस्टमर और वेंडर्स की सेटिंग्स मिलेंगी, आइटम्स, रेवेन्यू रिकग्निशन, अकाउंटेंट, टास्क, प्रोजेक्ट्स और टाइम शीट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कस्टमर एंड वेंडर सेक्शन। तो ये जनरल सेटिंग्स हैं और ये जनरल सेटिंग्स हैं और फ़ोकस है मॉड्यूल के ऊपर। तो पहला है कस्टमर और वेंडर से रिलेटेड। अब यहाँ पर जो भी ऑप्शंस आती हैं वो आपकी पर्सनल प्रेफ़रेंसेस हैं। आपकी कंपनी की पॉलिसी है, आपकी अपनी प्रेफ़रेंस है, आप किस तरह चाह रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है अलाउ डुप्लिकेट्स फॉर कस्टमर एंड वेंडर डिस्प्ले नेम। यानी कि एक ही तरह के वेंडर और कस्टमर नेम आपको डुप्लिकेट मिल जाएगा। ये अलाउ करेगा सिस्टम कि आप डुप्लिकेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको नहीं अलाउ करना चाहिए, आप डिस्करेज करें, सेम तरह के नाम नहीं होने चाहिए। अगर कस्टमर और वेंडर के नाम एक जैसे ही आ रहे होंगे तो फिर कन्फ्यूजन होगी, ये कौन-सा वेंडर है, कौन-सा कस्टमर है। तो अगर एक जैसा नाम आ जाता है आपके पास, तो फिर उसके लिए आप कुछ एडिशनल कोई भी वर्ड उसके साथ ऐड कर सकते हैं ताकि उसको प्रोमिनेंट बनाया जा सके। फिर दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास कस्टमर नंबर्स को इनेबल करना और वेंडर नंबर्स को इनेबल करना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि अब कस्टमर्स हैं, अब आप डुप्लिकेट्स भी नहीं चाहते, तो उसके लिए क्या कर दिया जाता है कि आप कस्टमर नंबर्स अलॉट कर जो भी कस्टमर आएगा उसका एक यूनिक नंबर होगा। तो इसका एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर इनको बाय डिफ़ॉल्ट ये दिया गया है और उसके बाद नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा ये। अब आपने देखना है कि आपके कितने कस्टमर्स हो सकते हैं, जब तक आपका बिज़नेस चल रहा है, तो उस हिसाब से आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है 10 कस्टमर हैं, 100 होगा, 90 यानी कि 1000 तक यहाँ से हो सकता है, लाख तो हो सकता है, फिर उसके बाद तकरीबन 10 लाख, 10 मिलियन तो आपने फिर नंबर उस हिसाब से ये रख लेना है। तो ये अब आपका हर कस्टमर को असाइन हो जाएगा। यानी कि कस्टमर का नाम है एबीसी तो साथ उसका नंबर आ रहा होगा CUS 00001। इसी तरह वेंडर्स का नंबर भी जनरेट कर देगा और अगर ऑलरेडी आपके पास कस्टमर्स और वेंडर्स एडेड हैं, तो फिर थोड़ा-सा वो कह रहा है कि टाइम लेगा, फ्यू आवर्स भी लग सकते हैं और उसके बाद वो कस्टमर और वेंडर्स नंबर जनरेट कर देगा। हर कस्टमर के साथ आपको नंबर भी नज़र आएगा। डिफ़ॉल्ट कस्टमर टाइप, अब जब भी कोई कस्टमर आप क्रिएट करने जाते हैं, तो 2 तरह की टाइप्स मिलती हैं आपको, या तो वो बिज़नेस है या इंडिविजुअल है। यानी कि कोई कंपनी होगी, बिज़नेस होगा
या कोई इंडिविजुअल होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस कस्टमर टाइप को सिलेक्ट करे, वो बिज़नेस या इंडिविजुअल को कर सकता है। अब ये भी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं जो ज़्यादातर काम बिज़नेसेस के साथ कर रही होती हैं, कॉर्पोरेट्स के साथ काम करती हैं। कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं जहाँ ज़्यादा काम इंडिविजुअल्स के साथ होता है। तो आपने डिफ़ॉल्ट टाइप इसको सिलेक्ट कर लेनी है। क्रेडिट लिमिट, किसी को कस्टमर को आप क्रेडिट पर कुछ दे रहे हैं, रिसीवेबल अमाउंट है और उसकी लिमिट आप फिक्स करना चाह रहे हैं, तो ये क्रेडिट लिमिट आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके लिए मज़ीद ऑप्शंस क्या मिलती हैं कि अगर क्रेडिट लिमिट एक्सीड करती है किसी इनवॉइस पर और रिसीवेबल पेमेंट पर, तो फिर आपको क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि आप वो इनवॉइस क्रिएट नहीं कर सकते या अपडेट नहीं कर सकते, या आपको वार्निंग देगा और यूज़र को अलाउ करेगा कि आप इनवॉइस तो बना लें, लेकिन वो वार्निंग के साथ बताएगा। और फिर सेल्स ऑर्डर अमाउंट इन लिमिटिंग द क्रेडिट गिवन टू कस्टमर्स, ये सेल्स ऑर्डर्स की जितनी अमाउंट है उसको इंक्लूड करेगा कि इतना इसका क्रेडिट लिमिट थी और इससे ऊपर ये अब जा रहा है, या जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद हमारे पास जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन का हमारे पास एड्रेस का फॉर्मेट था, इसी तरह कस्टमर और वेंडर का एड्रेस फॉर्मेट हमें मिल रहा है। इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, कॉन्टैक्ट का डिस्प्ले नेम मिल रहा है, कॉन्टैक्ट का एड्रेस मिल रहा है, सिटी मिल रहा है, कॉन्टैक्ट का कोड मिल रहा है, कॉन्टैक्ट की स्टेट मिल रही है, कॉन्टैक्ट की कंट्री मिल रही है। अब ये कस्टमर का बिलिंग, कस्टमर और वेंडर का बिलिंग एड्रेस है और ये कस्टमर और वेंडर का शिपिंग एड्रेस फॉर्मेट है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं अगर आपने इसमें कोई और प्लेस होल्डर ऐड करना है, जैसे कि अटेंशन, स्ट्रीट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, कुछ भी अगर आपने इसमें ऐड करना है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तरीका वैसे ही है जैसे हमने ऑर्गेनाइज़ेशन का एड्रेस फॉर्मेट किया था। तो कस्टमर और वेंडर की जनरल सेटिंग इसमें कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आइटम्स की सेटिंग्स है। आइटम्स हमने मॉड्यूल के डिस्प्ले में आपको दिखाया था। आइटम से मतलब आपके सर्विसेज हो सकती हैं, आपके गुड्स हो सकते हैं, जो भी आइटम्स आप क्रिएट करते हैं। अच्छा, कस्टमर और वेंडर के अंदर फिर कुछ और ऑप्शंस आपको मिलती हैं। ये हम कस्टमाइज़ेशन में इसको हम कवर करेंगे। थोड़ी-सी एडवांस सेटिंग्स हैं, फ़ील्ड कस्टमाइज़ेशन, कस्टम बटन्स, रिलेटेड लिस्ट, ये हम कस्टमाइज़ेशन का जो हमारा मॉड्यूल होगा, जो प्रोबेबली लास्ट में होगा, उसके अंदर हम इसको कवर करेंगे। लेकिन ऑपरेशनल आपको यही सेटिंग्स रिक्वायर्ड थी, ये हमने इनेबल कर दी। फिर उसके बाद हमारे पास आइटम्स आ जाते हैं और आइटम्स हमने यूज़र इंटरफ़ेस के अंदर दिखाया था कि आप आइटम्स का मतलब आपकी सर्विसेज़ हैं, आपकी गुड्स हैं, उससे रिलेटेड सेटिंग्स हैं कि आप जो आइटम क्वांटिटी है, वो डेसिमल रेट के साथ सेट करना चाह रहे हैं, 2 डेसिमल रेट, 0, 1, ये आपकी अपनी प्रेफ़रेंस है। इसी तरह जैसे कि कस्टमर्स थे, अगर आप यहाँ पर डुप्लिकेट आइटम्स को अलाउ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर आप इसको अलाउ करते हैं, तो फिर उसके बाद आपने ये एसक्यू फ़ील्ड एक्टिविटी जो है, इसको इनेबल करना है, ये ऑप्शन। जैसे कि ये ऑप्शन आ रहा है। ये स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, ये अ, यूनीक नंबर होता है हर स्टॉक का। इसको आपको इनेबल करना होगा क्योंकि आप डुप्लीकेट्स ऐड कर रहे हैं तो फिर मिक्स हो जाएगा। एक आइटम का नाम है आइटम एबीसी, दूसरा भी आइटम है उसका नाम भी एबीसी है। तो अब इसको किस तरह आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों में? तो उसके लिए क्या होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट का जो ऑप्शन है उसको इनेबल किया जाता है। तो यहाँ से हम इसको एक्टिव कर सकते हैं। वापस चलते हैं सेटिंग्स पर, तो हम डुप्लीकेट्स वैसे अलाउ नहीं कर रहे। उसके बाद एनहांस आइटम सर्च है, ये एक नया एडिशन किया है कि आप कोई भी कीवर्ड देकर आइटम्स को सर्च कर सकते हैं। फिर प्राइस लिस्ट अगर आपने बनाई हुई है, तो डिफरेंट प्राइस लिस्ट होती है आपके कस्टमर्स के हिसाब से। कोई आपका होलसेल का कस्टमर्स हैं, आपके रिटेल के कस्टमर्स हैं, तो आप डिफरेंट प्राइस लिस्ट बना लेते हो। इंस्टेड ऑफ कि आप उनके रेट्स वगैरह चेंज करते रहो कि उसको मैं कितने का बेचूँ, इसको मैं कितने का बेचना है। एक थर्ड कस्टमर है, उसको मैं किसी और रेट पर बेचता हूँ, तो हम डिफरेंट प्राइस लिस्ट बना लेते हैं। तो इसको इनेबल किया जा सकता है। अप्लाई प्राइस लिस्ट एट लाइन आइटम लेवल, ये अब दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि हर लाइन आइटम पर आपको प्राइस लिस्ट इनेबल मिल जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इन्वेंट्री। अब जब तक आप इस ऑप्शन को इनेबल नहीं करेंगे, आपकी इन्वेंट्री ट्रैकिंग इनेबल नहीं होगी, यानी कि गुड्स को जो आप ट्रैक करते हैं, इन्वेंट्री परचेज करते हैं, सेल करते हैं, ये आप इनेबल करने के बाद फिर आपकी इन्वेंट्री ट्रैकिंग इनेबल हो जाएगी।
अब इन्वेंट्री स्टार्ट डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? अब उसके बाद ऑप्शन मिलता है इन्वेंट्री स्टार्ट डेट, कि आपने इन्वेंट्री कौन सी डेट को इसके अंदर ऐड करनी है, स्टार्ट करना है। तो अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर नया एडिशन है, तो आप इन्वेंट्री आज से कर रहे होंगे, तो इन्वेंट्री स्टार्ट डेट आज, आज की डेट रख सकते हैं। और अगर इन्वेंट्री आपने अ, ओपनिंग बैलेंसेस डालने हैं इन्वेंट्री के, तो जो भी कट ऑफ डेट रखी है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आज आप सेटअप कर रहे हैं, लेकिन आपने इन्वेंट्री जो ली है, वो 31 दिसंबर की ली है, तो आप 31 दिसंबर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये कंसिडर होगा कि इस डेट को आपकी इन्वेंट्री ऐड हुई थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ है कि शो आउट ऑफ स्टॉक वार्निंग एंड व्हेन एन आइटम स्टॉक ड्रॉप्स बिलो ज़ीरो। जब भी ज़ीरो होगा, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, तो आपको वार्निंग शो करेगा। और उसके बाद रीऑर्डर पॉइंट की नोटिफिकेशन है कि अगर कोई स्टॉक रीऑर्डर पॉइंट तक पहुंच जाता है, यानी कि किसी का रीऑर्डर पॉइंट 5 था, तो अब क्वांटिटी उसकी 10 थी, सेल होता 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 वो 5 पर आ गया, तो जैसे ही 5 पर आएगा, तो फिर आपको वो नोटिफिकेशन ईमेल करेगा कि ये आपका जो आइटम है, ये रीऑर्डर पॉइंट तक पहुंच गया है, अब आप इसको रीऑर्डर कर दें। फिर उसके बाद लैंडेड कॉस्ट आइटम्स को अगर आपने ट्रैक करना है, तो उसको आप इनेबल कर सकते हैं। यानी कि एक इन्वेंट्री आपने परचेज़ की, उसको इम्पोर्ट किया, उससे रिलेटेड फिर जितनी कॉस्ट है वेयरहाउस के पहुँचने तक, तो लैंडेड कॉस्ट कहलाती है। वो सब कॉस्ट को आप अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं उस इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर, तो इसको ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। तो इसको हम सेव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रेवेन्यू रिकग्निशन का ऑप्शन है। अच्छा, रेवेन्यू रिकग्निशन को आप स्किप करेंगे क्योंकि अभी तक इनेबल नहीं हुआ ये फीचर। फिर हम अकाउंटेंट पर जाएँगे और यहाँ पर हम देखेंगे अकाउंटेंट से रिलेटेड सेटिंग्स को। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है कि जी अकाउंट कोड मैंडेटरी करना है न्यू अकाउंट्स के लिए और यूनिक कोड होना चाहिए हर अकाउंट का। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स है आपका पहला सेक्शन है और आप अकाउंट्स क्रिएट करते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में और उन अकाउंट का आपको कोड देना होता है। तो कोडिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो ये 2 ऑप्शंस मिलती हैं कि एक तो कोड बहुत ज़रूरी है कि कोड देना चाहिए और हर अकाउंट का एक यूनिक कोड होना चाहिए। ये आ जाता है। उसके बाद फिर आपने एक्सचेंज गेन लॉसेस, यानी कि आप मल्टीपल करेंसीज़ में काम कर रहे हैं आप। आपका एक कस्टमर है, वो आपको डॉलर में आपसे इनवॉइस लेता है और आपको पेमेंट भी डॉलर में करता है, जबकि आपकी बेस करेंसी पाकिस्तान में है। तो आज के दिन आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो पाक रुपए का और रेट था, जब आप पैसे रिसीव कर रहे हैं, तो पाक रुपए का और रेट है। तो जो ये एक्सचेंज गेन लॉसेस होते हैं, इसको आप रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ आपको ऑप्शन मिलती है कि सेम ही अकाउंट में आपने रिकॉर्ड करना है या सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। अगर सेम अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, तो आपके पास ये अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी के अंदर आपको अकाउंट मिलता है एक्सचेंज गेन और लॉसेस का। अगर आप इसको सेपरेटली ट्रैक करना चाहते हैं, तो फिर आप इनकम अकाउंट फॉर गेन्स वो एक अलग से दे दें आप और उसके बाद एक्सपेंस अकाउंट फॉर लॉसेस वो आप अलग से दे देंगे। तो अगर आप सेपरेटली ट्रीट करना है, तो आपको पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना पड़ेगा और वहाँ पर ये 2 अकाउंट्स क्रिएट करने होंगे। फिर उसके बाद एक्सचेंज एडजस्टमेंट्स होती हैं। और उन एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए आपको अकाउंट देना होगा जो कि एक्सचेंज गेन लॉस का एक अकाउंट मिलेगा। फिर उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज़ जो होती हैं, जो साल के बाद आप करते हैं, साल क्लोज़ होने के बाद, तो वो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, आप इसको अलाउ करेंगे 13th मंथ एडजस्टमेंट्स इन मैनुअल जर्नल्स। ये क्या करेगा आपको फिस्कल ईयर आपका सेलेक्ट करवाएगा लास्ट ईयर का और उसमें आपने जितनी भी करेक्शंस करनी है, बैलेंस एडजस्टमेंट्स करनी है, वो आप यहाँ पर कर सकेंगे, इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद। रिकरिंग जर्नल्स हैं, एक जर्नल एंट्री है, जो बार-बार आप उसको करते हैं, तो उसके लिए एक रिकरिंग जर्नल का ऑप्शन मिलता है कि आप बार-बार वो जर्नल एंट्रीज़ ना पास करें। वो जर्नल का टेम्पलेट बन जाएगा, वो जो भी सेट फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर उस जर्नल को एग्ज़ीक्यूट करेगा। अब उसके 2 ऑप्शन मिलते हैं कि क्या जो मैनुअल जर्नल है, वो ड्राफ्ट में बन जाए या वो बनकर पब्लिश हो जाए। तो ऑप्शन रख दी जाती है कि ड्राफ्ट में बन जाए, ज़ोहो उसको ड्राफ्ट क्रिएट कर दे खुद से, मैं उसको रिव्यू कर लूँगा और उसको पब्लिश कर दूँगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ भी रिव्यू करने वाला नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे पब्लिश स्टेट के अंदर उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अकाउंटेंट का जनरल वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद डिफ़ॉल्ट अकाउंट ट्रैकिंग है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स दिए गए हैं कि आप अपने हर अकाउंट को मैप कर सकें। यानी कि
अगर आपने अकाउंट रिसीवेबल को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए कौन सा अकाउंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। वेंडर से एडवांस में पैसे आ रहे हैं तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस का अकाउंट है। अगर आपने अलग से एक अकाउंट क्रिएट किया हो गया है, जैसे कि एडवांसेस टू वेंडर्स या सप्लायर्स का अकाउंट आपने बनाया हुआ है, तो वो यहाँ पर आप उसको मैप कर सकते हैं। फिर लायबिलिटी के अंदर भी ये सेक्शन है कि अकाउंट्स पेबल अगर आपने रिकॉर्ड करने हैं उसके लिए कौन सा अकाउंट है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको अकाउंट्स पेबल का मिलता है। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं, कोई और अकाउंट रखना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। कस्टमर से एडवांस में पैसे आ रहे हैं, उसको किस अकाउंट के साथ मैप करना है। तो बेसिकली ये मैपिंग है। जो भी कैटेगरी है उसको आप मैप कर रहे हैं अपने अकाउंट के साथ। इनकम का है कि लेट फ़ी इनकम को किस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, डिस्काउंट्स को किस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, एडजस्टमेंट्स हैं तो उसको किस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, शिपिंग चार्जेस अगर आप कस्टमर को चार्ज करते हैं उसको किस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। इसी तरह एक्सपेंसेस हैं, बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स हो गए, आपने जो इनवॉइस थी उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये बैड डेट है, अब पैसे नहीं मिलने वाले, तो उसको आप किस अकाउंट में कर रहे हैं, या परचेज़ की एडजस्टमेंट्स हैं तो उनको भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो उसका क्या अकाउंट होगा। तो ये जितने भी हैं ये आपकी अगेन पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं कि आपने जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिज़ाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंगली आप इन तमाम कैटेगरीज़ को मैप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जर्नल अप्रूवल्स, अ, ये अप्रूवल मैट्रिक्स जो है ये हम अलग सेशन में करेंगे। इसकी सेटिंग्स वगैरह क्योंकि ये टॉपिक ही अलग है, डिफरेंट टॉपिक है कि अप्रूवल्स को कैसे इनेबल करना है। वो अप्रूवल सेल से रिलेटेड हो, वेंडर से रिलेटेड हो, या फिर आपके यूज़र्स की अप्रूवल्स हों, तो डिफरेंट अप्रूवल मैट्रिक्स हैं। और फिर इस तरह वैलिडेशन रूल्स हैं, कस्टम फील्ड्स हैं, ये सब जो है ये कस्टमाइजेशन और अप्रूवल वाले सेक्शन के अंदर आएगा, उसके अंदर हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेटिंग्स हैं टास्क की। तो यहाँ पर आप ज़ोहो बुक्स में टास्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपनी टीम को टास्क असाइन कर सकते हैं और उसके ऊपर आप उनको फ़ॉलो-अप्स कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप यूज़र्स को नोटिफ़ाई करेंगे कि जब उसके टास्क का स्टेटस चेंज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको एक ईमेल चली जाएगी और एक इन ऐप नोटिफ़िकेशन रिसीव हो जाएगा कि ये टास्क कंप्लीट हो गया है। उसके बाद रिमाइंडर्स का आप सेटअप कर सकते हैं कि आपने जो रिमाइंडर लगाना है वो ईमेल के थ्रू हो और रिमाइंडर कब होना चाहिए कि 1 दिन पहले, यानी कि आपने एक टास्क असाइन कर दिया अपने यूज़र को और यानी कि आपने एक टास्क असाइन कर दिया यूज़र को कि ये टास्क आपने 15 डेट को कंप्लीट करना है। अब जैसे ही 1 दिन पहले उसको उसका रिमाइंडर जाएगा कि 1 दिन रह गया है, आपने अपना टास्क कंप्लीट करना है, तो रिमाइंड बिफोर 1 डे। अब यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं मंथली, ईयरली, डेली। तो टास्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो रिपीटली दिए जा रहे होते हैं, तो उसकी एक रिमाइंडर नोटिफ़िकेशन जो है आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं कि आज रिटर्न फाइल करनी है, आज डेटा कलेक्ट करना है, फलाँ डेट को आपने नेक्स्ट सी फाइल करना है, फलाँ डेट को क्लाइंट से डेटा कलेक्ट करना है, तो यहाँ पर रिमाइंडर सेटअप हो सकते हैं और उनको वो ईमेल चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जनरल में प्रोजेक्ट्स की है। अब प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई ख़ास सेटिंग यहाँ पर नहीं है, ये फ़ील्ड कस्टमाइज़ेशन के अंदर आती है। बाकी प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी इनेबल किए हुए हैं, उन्हीं को यूज़ करेंगे। और फिर टाइम शीट्स हैं, टाइम लॉग्स अगर आप एंटर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज़ के और अपनी टीम के, तो यहाँ पर आपको ये टाइम लॉग की ऑप्शंस मिल रही हैं कि आप उसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ नहीं करना, राउंड ऑफ अप टू कितने मिनट्स, ये सारी ऑप्शन मिल रही हैं। राउंड डाउन अप टू कितने मिनट्स और इस तरह राउंड टू नियरेस्ट मिनट्स, वो सब आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और उसके बाद अप्लाई द राउंड ऑफ टाइम प्रेफरेंसेस टू टाइम शीट रिपोर्ट्स, जो भी टाइम शीट रिपोर्ट्स हैं, ये राउंड ऑफ आपने जो किया है, इसको उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। मैक्सिमम आवर्स और डेज़ फॉर लॉगिंग टाइम, 1 दिन के अंदर कितना लॉग कर सकते हैं। यानी कि आपके ऑपरेशंस ही 8 घंटे चलते हैं, तो 8 घंटे से ज़्यादा कोई काम नहीं करना चाहिए। 10 घंटे चलते हैं, तो 10 घंटे मैक्सिमम टाइम हो सकता है। तो आप यहाँ पर अपना मैक्सिमम आवर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है? हम यहाँ पर 10 आवर्स कर लेते हैं कि 10 आवर्स से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद कॉस्ट जो है टाइम एंट्रीज़ की वो ट्रैक होनी है। फिर अप्रूवल्स हैं कि जो टाइम एंट्रीज़ आपकी टीम एंटर कर रही है, उनकी अप्रूवल इनेबल करनी है। वो खुद एंटर नहीं होगा ज़ोहो बुक्स में, वो जाएगा मैनेजर के पास, उसको अप्रूव करेगा।
और इसी तरह जो कस्टमर ने अप्रूव करना है टाइम एंट्रीज़ वो भी यहाँ पर इनेबल हो जाएँगी। यानी कुछ टास्क होते हैं वो कस्टमर अप्रूव कर रहा होता है। एक डेवलपर ने 15 घंटे काम किया, उसने लॉग ऐड किया। अब वो कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर देखेगा हाँ, 15 घंटे काम हुआ है, उसको सिलेक्ट करेगा और अप्रूव करेगा। तो ये ऑप्शंस भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं, इनको आप इनेबल कर सकते हैं। तो ये जनरल सेटिंग्स थी। अब आपने क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको समझना है और इनके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन्स हैं, तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा ऑनलाइन कोर्स का चल रहा है, उसके अंदर आपने सेंड करने और हमारी टीम इस पर आपको गाइड करेगी, कोई कन्फ्यूजन्स हैं वो आपकी क्लियर करेगी और फिर अगर कोई प्रैक्टिस करनी है आपने, तो उसके ऊपर भी आपको असिस्ट किया जाएगा। आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है। थोड़ा-सा आज लंबा सेशन हुआ बट इस ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सेटिंग्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर हम मॉड्यूल्स पर चले जाएँगे, फिर हमने वापस कभी इन सेटिंग्स की तरफ नहीं आना, अनलेस कि कोई ख़ास रिक्वायरमेंट अपीयर होती है। नेक्स्ट सेशन तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।